हेलो एंड वेलकम टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी ईपीएफओ के सिलेबस में हम औद्योगिक संबंध और श्रम कानून के लेक्चर को देख रहे थे और इस सीरीज़ का आज ये हमारा 12th लेक्चर है, 12वां लेक्चर है। आज हम कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 को डिटेल में कवर करेंगे। इससे पहले के 11 लेक्चर्स में हमने ये सारे अधिनियम कवर कर लिए हैं। कारखाना अधिनियम 1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 और ये सारे कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, फिर है घातक दुर्घटना अधिनियम 1855, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961, ये सारे हम कवर कर चुके हैं। 11th पॉइंट तक हमारे सारे एक्ट कंप्लीट हो गए हैं। आज ये हमारा कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है और 1 अप्रैल से हम अपने चैनल पर टेस्ट सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं। अगर आप एनरोल कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दी हुई है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे ये 2 एक्ट बाकी बचे रह जाएंगे, बाल एवं किशोर श्रम निषेध अधिनियम 1986 और बंधुआ मजदूर प्रथा निवारण अधिनियम 1976। ये दोनों छोटे छोटे एक्ट हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, तो इसको भी हम आराम से कवर कर लेंगे। और इसके अलावा 3 लेक्चर्स और आएंगे औद्योगिक संबंध पर, उसको हम अगले 3 लेक्चर्स में, यानी कि टोटल अब हमारे इसके बाद 5 लेक्चर्स और बचेंगे और हो सकता है हम 4 में ही इनको कवर कर लें। अधिनियम तो हम एक लेक्चर में ही अलग अलग कवर करेंगे और बाकी के जो 3 टॉपिक हैं, ILO, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और न्यू लेबर कोड, इनको हो सकता है हम 2 लेक्चर्स में, या बहुत हुआ तो हम अलग अलग तीनों को 3 लेक्चर्स में कवर कर लेंगे। तो टोटल हमारे मैक्सिमम 5 लेक्चर औद्योगिक संबंध और श्रम कानून पर और आने हैं। तो शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक से। कर्मचारी प्रतिकार अधिनियम 1923। यह अधिनियम एक सामाजिक सुरक्षा विधायन है। भारत में सर्वप्रथम प्रतिकर दिलाने की बात 1923 में लागू की गई। उसके यहाँ के औद्योगिक स्थापनों में कार्यरत लाखों मजदूर ऐसे अधिकार से पूर्णतया वंचित थे, यानी कि उससे पहले यहाँ के जो मजदूर थे वो इन अधिकारों से वंचित थे। इस अधिनियम से पूर्व कार्यरत श्रमिकों के लिए प्रतिकर देने के लिए घातक दुर्घटना अधिनियम 1855 पारित किया गया था, जिसको हम पिछले अपने लेक्चर्स में कवर भी कर चुके हैं। घातक दुर्घटना अधिनियम 1855 पारित किया गया था, लेकिन यह अधिनियम अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रहा, क्योंकि साक्ष्यों के अभाव में नियोजकों को दायित्वाधीन करना न्यायालयों के लिए कठिन काम होता था। भारत में सर्वप्रथम 1923 में यह अधिनियम पारित करके 1 जुलाई 1924 को लागू किया गया। इसका आधार तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा गठित केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों, नियोजकों और कर्मकारों के प्रतिनिधियों तथा चिकित्सा एवं बीमा विशेषज्ञों की संयुक्त समिति का प्रतिवेदन है। इस अधिनियम के समस्त उपबंध संयुक्त राज्य अमेरिका के तत्संबंधी विधायनों के समरूप हैं। समय समय पर इसमें कई संशोधन हो चुके हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित प्राण घातक दुर्घटना अधिनियम फैटल एक्सीडेंट एक्ट भारतीयों के लिए प्रेरणादायक तथा मार्गदर्शक रहा है, यानी कि इस अधिनियम को बनाने में फैटल एक्सीडेंट एक्ट, अमेरिका के फैटल एक्सीडेंट एक्ट की बहुत भूमिका रही है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के फैटल एक्सीडेंट एक्ट की काफ़ी भूमिका रही है, क्योंकि ब्रिटिश से ही ज़्यादातर हमारे एक्ट जो बनाए गए हैं ब्रिटिशर्स द्वारा और वही आज तक लागू हैं संशोधन करके। क्षतिपूर्ति के 2 आधार बनाए गए हैं जो आज भी प्रतिकर देने की कसौटी के रूप में मान्य हैं। पहला है मृत्यु और दूसरा है गंभीर शारीरिक चोट, यानी कि इन 2 आधार पर ही किसी भी श्रमिक को या किसी भी कर्मचारी को प्रतिकर या कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाता है। पहले छोटे छोटे अपघातों के लिए नियोजक प्रतिकर भुगतान के लिए बाध्य नहीं था, लेकिन अब यह तर्क मान्य नहीं है कि नियोजक अपघातों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि कर्मकारों को इस बात का पूर्ण ज्ञान होता है कि उनका नियोजन अपघातों से परे नहीं है। यानी कि पहले के जो इंडस्ट्रीज थी, इस एक्ट के बनने से पहले नियोजक इस बात को मानने के लिए बाध्य नहीं था कि कर्मचारी के साथ जो दुर्घटना हुई है उसमें उसके नियोजन का कोई दोष है या उसके इंडस्ट्री का कोई दोष है, लेकिन अब यह तर्क वैलिड नहीं है। अधिनियम के दोष, इस अधिनियम के कुछ दोष भी हैं। दुर्घटना के अनुकूल प्रतिकर भुगतान का उपयुक्त उपबंध नहीं है, यानी कि इसमें जो कंपनसेशन दिया जाता है बहुत से लोगों का ये मानना है, आलोचकों का ये मानना है कि इसमें दिया गया
अर्थदंड या कंपनसेशन उपयुक्त नहीं होता है, वो अप टू द मार्क नहीं है। इसमें बहुत कम प्रतिकर दिया जाता है। प्रतिकर देने में कभी कभी नियोजक आवश्यक विलंब करता है, यानी कि एम्प्लॉयर की तरफ से भी काफ़ी डिले किया जाता है, जो उससे भिन्न है और बदले की भावना से उत्प्रेरित, जिसकी परिणति निलंबन, सेवा विमुक्त या आर्थिक दंड के रूप में होती है। फिर है 12 मई 1984 में लागू हुआ संशोधन बहुत हद तक इन दोषों को भी दूर करता है, जैसे कार्य करने के मामलों को लेकर प्रतिनिधित्व की बात। धारा 24 के अंतर्गत विधि व्यवसायी अब प्रतिकर के मामले में कर्मकार का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, यानी कि कोई भी लॉ प्रैक्टिशनर्स कंपनसेशन के मामले में एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ट्रेड यूनियन या बीमा अधिनियम के अधिकारी भी इस दिशा में पहल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए संबंधित प्रतिकर आयुक्त की आज्ञा लेना वांछित है, यानी कि इसके लिए जो कंपनसेशन कमिश्नर है उसकी पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। फिर है अधिनियम के उद्देश्य। प्रतिकर अधिनियम के अनुसार दुर्घटना से ग्रस्त चोट के लिए नियोजकों द्वारा कर्मकारों को प्रतिकर दिलाने के लिए उपबंध करना तथा नियोजकों के ऊपर एक प्रकार से दायित्व डालना ही इस अधिनियम का उद्देश्य है। यानी कि इस अधिनियम का जो मूल उद्देश्य है वो यही है कि एम्प्लॉयर को रेस्पॉन्सिबल ठहराना कि उसकी इंडस्ट्री में कार्यरत एम्प्लॉय को जो क्षति पहुंची है, चाहे वो काम के दौरान पहुंची हो या काम के अलावा, अगर वो एम्प्लॉय उस समय, उस तिथि में, जिस तिथि में उसको चोट आई है या उसकी मृत्यु हुई है, तो उस तिथि में अगर वो नियोजक के पास कार्यरत था, यानी कि वो उस टाइम वर्किंग था, वर्किंग का इन द सेंस चाहे भले ही वो इंडस्ट्री में मौजूद हो या ना हो, या शिफ्ट टाइमिंग के बाद चाहे वो अपने घर पर ही मौजूद हो, लेकिन उसे भी एम्प्लॉय इंडस्ट्री के अंदर ही काउंट किया जाएगा। फिर है 2009 का संशोधन, कर्मकार प्रतिकर संशोधन अधिनियम 2009 द्वारा अधिनियम में व्यापक संशोधन किए गए हैं। इसके द्वारा अधिनियम के शीर्षक में पद कर्मकार वर्कमैन के स्थान पर कर्मचारी एम्प्लॉय से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। फिर है अधिनियम के अंतर्गत परिभाषाएं। यहां हमने उन्हीं परिभाषाओं को मेंशन किया है जो कि अलग थी इस अधिनियम के अंदर। बाकी ज्यादातर सारी, मैंने पहले भी लेक्चर में अपने बताया था कि जितनी भी परिभाषाएं हैं, जैसे समुचित सरकार है, मजदूरी है, या और भी एपेलेट बॉडी है, इस तरह के सारे अधिनियम में परिभाषाएं लगभग सेम हैं। तो जहां पर अलग होती हैं हम वहां मेंशन कर देते हैं। इसका अभिप्राय धारा 20 के अनुसार आयुक्त से है, जिसमें यह उपबंध है कि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी भी व्यक्ति को श्रमिकों के प्रतिकर के लिए आयुक्त नियुक्त और उसका क्षेत्र अधिकार भी निर्दिष्ट कर सकती है। यह धारा 20 के अनुसार राज्य सरकार किसी कमिश्नर को नियुक्त कर सकती है और उसका वर्किंग एरिया भी डिफाइन किया जा सकता है राज्य सरकार द्वारा। फिर है प्रतिकर कंपनसेशन। इससे अभिप्राय अधिनियम में उपबंधित प्रतिकर से है, कंपनसेशन से है। आश्रित डिपेंडेंट्स, इससे अभिप्राय किसी मृतक कर्मचारी के निम्नलिखित संबंधियों से है। पहला है विधिक प्रतिनिधि। विधिक प्रतिनिधि का अर्थ केवल आश्रित तक ही सीमित नहीं है, विवाहित पुत्र एवं पुत्रियां भी इसमें सम्मिलित हैं। वे भी अधिकरण के समक्ष अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रबंध अभिकर्ता मैनेजिंग एजेंट, इससे अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो किसी दूसरे व्यक्ति के प्रतिनिधि के रूप में उसके व्यापार तथा वाणिज्य को चलाता है। यानी कि किसी इंडस्ट्री का अगर कोई मालिक, एम्प्लॉयर वहां खुद मौजूद ना होकर उसका पूरा मैनेजमेंट और कंट्रोल किसी अन्य व्यक्ति को स्थानांतरित कर देता है, तो उस कंडीशन में जो मैनेजिंग एजेंट होगा, यानी कि जो स्थानांतरित जिसे किया गया है उसे मैनेजिंग एजेंट कहते हैं, और मैनेजिंग एजेंट ही पूर्ण रूप से रेस्पॉन्सिबल होगा किसी भी क्षति के लिए। लेकिन इसमें कोई व्यक्तिगत प्रबंधक शामिल नहीं है। लेकिन इसमें दूसरी कंडीशन यह है कि अगर एम्प्लॉयर खुद ही मैनेज करता है कंपनी को और उसके अंदर उससे नीचे कोई मैनेजर इत्यादि की नियुक्ति की गई है किसी तरह के डिपार्टमेंट को देखरेख करने के लिए, तो उस कंडीशन में मैनेजर की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर की ही होगी। लेकिन इसमें कोई व्यक्तिगत प्रबंधक शामिल नहीं है जो किसी नियोजक के अधीनस्थ हो, जैसा कि मैंने आपको बताया। आंशिक निर्योग्यता, पार्शियल डिसेबलमेंट, इससे अभिप्राय ऐसी निर्योग्यता से है जहां की निर्योग्यता स्थायी प्रकृति की होती है, जो किसी स्थापन में किसी कर्मकार के कमाने की क्षमता को कम करती है, जिसमें वो दुर्घटना के समय नियोजित था और जिससे वो व्यक्ति निर्योग्य हुआ है। प्रतिकर के लिए नियोजक का दायित्व, लायबिलिटीज ऑफ द एम्प्लॉयर फॉर कंपनसेशन।
नियोजक का सबसे पहला दायित्व यह है कि वो कर्मचारी को उसकी नियुक्ति के समय प्रीतिकर संबंधी अधिकारों की जानकारी दे। नियोजक द्वारा ऐसी जानकारी लिखित या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हिंदी, अंग्रेजी या कार्यकारी भाषा में दी जा सकेगी। यानी कि उसकी जो ऑफिस की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, जैसे कि मान लीजिए कि ऑफिस नॉर्थ ईस्ट में सिचुएटेड है, तो नॉर्थ ईस्ट में हो सकता है कि वहाँ हिंदी तो होना ही शायद मुश्किल है, हो सकता है अंग्रेजी भी वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज ना हो उस ऑफिस की, या कोई वहाँ की स्थानीय लोकल लैंग्वेज ही कार्यकारी भाषा हो, तो उस भाषा में जो एम्प्लॉय की समझ में आती हो उस भाषा में उसे बताना अनिवार्य है। आजीविका जन्य बीमारियां, प्रतिकर पाने के लिए यह आवश्यक है कि कर्मकार अनुसूची 3 के भाग का खा और गा में निर्दिष्ट किसी नियोजन में नियोजित हो। इसमें वर्णित रोगों के विषय में प्रतिकर पाने के लिए किसी विशिष्ट अवधि के लिए नियोजक का होना आवश्यक नहीं है। फिर है भाग खा के अनुसार प्रतिकर पाने के लिए 6 मास तक अनवरत सेवा में रहना आवश्यक है। यानी कि कंपनसेशन उसी कंडीशन में प्रोवाइड किया जाएगा यदि जिस एम्प्लॉय को कोई क्षति पहुंची है तो उस क्षति पहुंचने से 6 माह पूर्व से अधिक समय से वो उस इंडस्ट्री के अंदर कार्यरत है। यानी कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को जुलाई 2020 में 1 जुलाई 2020 को किसी व्यक्ति को कोई क्षति पहुंची है, लेकिन वो पिछले 1 जनवरी 2019 से उस इंडस्ट्री में कार्यरत था, तो वो तो उसके लिए ऑथराइज्ड होगा। इस कंडीशन में उस एम्प्लॉय को क्षतिपूर्ति दी जाएगी और वो दावा कर सकता है। लेकिन यदि वही एम्प्लॉय अगर 1 जुलाई 2020 को नियोजित किया गया, उसको क्षति पहुंची है पर वो नियोजित किया गया था 1 जून या 1 अप्रैल या 6 महीने से कम समय पहले, तो उस कंडीशन में वो कंपनसेशन की डिमांड नहीं कर सकता। भाग गा के अनुसार ऐसी अवधि के लिए जिसे केंद्रीय सरकार निर्दिष्ट करे या फिर इसको अमेंडमेंट द्वारा इस कंडीशन को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कभी भी बदला जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति उपजीविका जन्य रोग से प्रभावित होता है तो उसे दुर्घटना द्वारा पहुंची क्षति समझी जाएगी। फिर है साक्ष्य भार। इस बात को सिद्ध करने का भार पूर्णतया मृतक के आश्रित या दुर्घटना के शिकार हुए कर्मकार पर ही निर्भर करता है कि दुर्घटना कार्य अवधि और कार्यानुक्रम में हुई है। यानी कि जो क्षति पहुंची है किसी एम्प्लॉय को, इसको प्रूफ करने का पूरा भार इस एम्प्लॉय के ऊपर ही होगा कि उसको क्षति इस कार्य की वजह से ही या इस काम करने के दौरान या काम में नियोजित समय के दौरान ही हुई है। वैकल्पिक उपचार अधिनियम की धारा 3(5) के अनुसार कर्मचारी या उसके आश्रित के लिए प्रतिकर पाने के 2 वैकल्पिक उपचार हैं। या तो वो सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिविल कोर्ट में मामला दर्ज करा सकता है, या फिर प्रतिकर आयुक्त के समक्ष कंपनसेशन कमिश्नर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन इन दोनों में से एक विकल्प चुनने के बाद दूसरा विकल्प स्वतः समाप्त हो जाएगा। यानी कि वो इन दोनों में से किसी एक विकल्प को ही चुन सकता है। अगर एक विकल्प चुन लेगा तो दूसरा का ऑप्शन उसके पास ऑटोमेटिकली ही कैंसिल हो जाएगा। सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने पर वो पुनः आयुक्त के समक्ष प्रतिकर का दावा पेश नहीं कर सकेगा। या एक दूसरी कंडीशन इसमें यह है कि अगर वो इन दोनों में से किसी एक के समक्ष दावा प्रस्तुत करता है और वहां पर उस दावे पर कोई डिसीजन उसके अगेंस्ट दे दिया जाता है, तो अब वो दोबारा फिर से दूसरा आवेदन, अगर मान लीजिए कि वो आयुक्त के पास पहला आवेदन देता है और आवेदन को उसके द्वारा उसके आवेदन की जो आदेश है वो उस कर्मकार के विरुद्ध आ जाता है, तो इस आदेश के विरुद्ध वो दोबारा सिविल न्यायालय में अपील नहीं कर सकता, या वाइस वर्सा। या सिविल न्यायालय का आदेश यदि कर्मकार की अपेक्षाओं के विरुद्ध आता है तो वो इस न्यायालय के आदेश के विरुद्ध आयुक्त के पास भी अपील नहीं कर सकता। इन दोनों में से एक ही जगह अपील की जा सकती है एक बार में, और दूसरी के वो फिर दोबारा उस पर रिव्यू पिटीशन इन दोनों में से किसी के भी समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकता। साथ ही किसी एक विकल्प का दावा प्रस्तुत करने पर तथा ऐसे दावे के अमान्य हो जाने पर कर्मचारी दूसरे विकल्प का उपयोग नहीं कर सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। आगे है शस्तियां, पेनाल्टीज। अधिनियम के धारा 18 का 1 के अंतर्गत शस्तियों के बारे में प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार यदि कोई नियोजक धारा 10(3) के अधीन अपेक्षित सूचना पुस्तक बनाए रखने में विफल रहता है तो उसको पेनाल्टीज देने पड़ेंगी, इंपोज की जाएंगी उस पर। आयुक्त की धारा 10 का 1 के अंतर्गत अपेक्षित विवरण पत्र भेजने में असफल रहता है, धारा 10 खा के अधीन अपेक्षित रिपोर्ट भेजने में असफल रहता है,
धारा 16 के अधीन अपेक्षित विवरण प्रेषित करने में असफल रहता है, डिस्पैच करने में असफल रहता है। फिर है धारा 17 का के अंतर्गत कर्मचारी को उसके प्रतिकर संबंधी अधिकारों को सूचित करने में असफल रहता है। फिर है दायित्व संबंधी नियोजक के बचाव। अब यहाँ एम्प्लॉयर के जो बचाव हैं वो बताए गए हैं कि धारा 3 के अनुसार निम्न परिस्थितियों के रहने पर नियोजक उत्तरदायी नहीं होगा, रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। पहला, किसी ऐसी चोट के लिए जो कि 3 दिन से अधिक के लिए नियोजित की अंशता या पूर्णता निर्योग्यता से परिणामित नहीं होती, यानी कि कोई ऐसी एम्प्लॉय को कोई ऐसी चोट आई है जिसमें वो 3 दिन के अंदर अंदर रिकवर हो जाएगा, तो इस कंडीशन में वो एम्प्लॉयर पर कंपनसेशन का दावा नहीं कर सकता। इसमें नियोजक को यानी कि एम्प्लॉयर को छूट प्रदान की गई है। दूसरा, दुर्घटना से कर्मचारी को पहुंची क्षति जो मृत्यु और स्थायी पूर्ण निर्योग्यता उत्पन्न नहीं करती और प्रत्यक्ष रूप से निम्नलिखित दशाओं पर आधारित होती है। जैसे कि पहला, कर्मचारी काम के समय शराब या ड्रग्स के नशे में था, यानी कि अगर कर्मचारी ने किसी तरह का नशा किया हुआ था तो उस कंडीशन में कर्मचारी कंपनसेशन का दावा नहीं कर सकता। उस कर्मचारी ने अपनी सुरक्षा के लिए बनाए और बताए गए नियमों की जानबूझकर अवहेलना की है, यानी कि अगर उसको पहले ही पता था कि इस काम को करने से उसको गंभीर क्षति पहुंच सकती है और उसने पता होने के बावजूद भी उस तरह की नियमों की अवहेलना की है, तो उस कंडीशन में नियोजक का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा, कोई किसी तरह का रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। फिर है, कर्मचारी ने किसी ऐसे सुरक्षा उपायों या किसी अन्य प्रदत्त साधनों को जानबूझकर हटाया था या अनदेखी की थी या उसकी अवहेलना की थी, जबकि कर्मचारी को मालूम था कि वो उसकी सुरक्षा के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। यानी कि जैसे कि मान लीजिए किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम चल रहा है और वहां कर्मचारियों को आपने देखा होगा येलो कलर का हेलमेट पहने हुए होते हैं। अगर कोई कर्मचारी हेलमेट नहीं पहना हुआ है और उसके ऊपर कोई वजनदार चीज गिर जाती है, इससे अगर उसको क्षति पहुंचती है, तो उसको पता है कि उसको वहां पर कंपलसरी है यह हेलमेट पहनना, लेकिन उसने नहीं पहना, पता होने के बावजूद उसने नियमों की अवहेलना की है, तो उस कंडीशन में एम्प्लॉयर किसी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा, रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। फिर है प्रतिकर आयुक्त की नियुक्ति, अधिकार और कर्तव्य। प्रतिकर आयुक्त की नियुक्ति धारा 20 खा में प्रतिकर आयुक्त की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उसमें निर्दिष्ट क्षेत्र के लिए की जाती है, यानी कि जो राजपत्र में जो क्षेत्र से बताया जाएगा, सूचित किया जाएगा, उसी क्षेत्र के लिए उसका क्षेत्र अधिकार आयुक्त का होगा। यानी कि उसको पहले से ही उसके क्षेत्र अधिकार को डिफाइन कर दिया जाता है। आयुक्त की संख्या कितनी होगी, यह सुसंगत परिस्थितियों, आवश्यकताओं तथा राज्य सरकार के विवेक अधिकार पर निर्भर करता है, यानी कि आयुक्त एक से अधिक भी हो सकते हैं। ये सब उसकी कंडीशंस पर और कार्य की अधिकता या आवश्यकताओं के आधार पर राज्य सरकार को डिस्क्रिशन पावर है कि वो जैसे चाहे इसको कर सकती है। कर्मकार प्रतिकर संशोधन अधिनियम 2009, अब इसमें जो महत्वपूर्ण अमेंडमेंट 2009 में किए गए हैं वो देख लेते हैं। इस संशोधन के द्वारा धारा 20 में संशोधन कर यह प्रावधान किया गया है कि प्रतिकर आयुक्त के पद पर ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया जा सकेगा जो न्यूनतम 5 वर्ष तक किसी राज्य की न्यायिक सेवा का सदस्य रहा हो या न्यूनतम 5 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, एडवोकेट रहा हो। तीसरा, न्यूनतम 5 वर्ष तक ऐसा अधिकारी रहा हो जिसे श्रमिक प्रबंध या औद्योगिक प्रबंधन का अनुभव हो, यानी कि 5 वर्ष तक ऐसा 5 वर्ष का उसे लेबर रिलेशंस का, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस का अनुभव हो। आयुक्तों की नियुक्ति, राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र के लिए प्रतिकर आयुक्त नियुक्त कर सकती है जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए। दूसरा, जहां की किसी क्षेत्र के लिए एक या एक से अधिक आयुक्त नियुक्त किए गए हैं, वहां राज्य सरकार उनके बीच कार्य का वितरण या विनियमन विशेष आदेश द्वारा कर सकेगी। तीसरा, हर आयुक्त भारतीय दंड संहिता के अनुसार लोक सेवक समझा जाएगा, यानी कि हर कमिश्नर को जो अपॉइंटमेंट किया जाएगा कमिश्नर का, उसको लोक सेवक के समान अधिकार प्राप्त होंगे। प्रतिकर आयुक्त के अधिकार एवं कर्तव्य, भारतीय दंड संहिता के अनुसार उन्हें लोक सेवक समझा जाएगा, जैसे कि पिछली स्लाइड में हमने देखा।
अर्थात लोक सेवक उनकी उन्मुक्तियां तथा विशेषाधिकार को प्रतिकर आयुक्त भी प्राप्त कर सकेगा। कंपनसेशन कमिश्नर को लोक सेवक के अनुसार के समान ही हर तरह के अधिकार और छूट दी जाएगी। धारा 20(4) आयुक्त को एक या दो व्यक्तियों को अपने समक्ष प्रस्तुत की गई कार्यवाही में विनिश्चय करने के लिए सहायक के रूप में नियुक्त करने का अधिकार प्रदान करती है। इसके अलावा आयुक्त किसी से भी शपथ ग्रहण करवा सकता है, साक्ष्य ले सकता है तथा साक्षियों की उपस्थितियों को बाध्य कर सकता है। आयुक्त को परिव्यय यानी कि कॉस्ट के विषय में निर्णय देने का पूर्ण अधिकार है, जिसका उपयोग वो अधिनियम में बने नियमों के अनुसार करेगा, मनमाने ढंग से नहीं। यानी कि वो कितना कंपनसेशन है तय करने का अधिकार है, लेकिन इसको तय करने की जो शक्ति है वो अधिनियम के अनुरूप ही होगी। अब ये नहीं कि वो 1 करोड़ रुपए कह दे कि 1 करोड़ कंपनसेशन दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं, या बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, या 10 रुपए या 100 रुपए दिए जाएंगे। वो अधिनियमों के अनुसार ही इसका कंपनसेशन तय करेगा। आयुक्त किसी भी कार्यवाही से संबंधित किसी भी प्रश्न को संदेह की स्थिति में या किसी बात की कठिनाई को ना समझने पर स्पष्टीकरण के लिए उच्च न्यायालय को सौंप सकता है। यहां इस पॉइंट का मतलब यह है कि कोई कमिश्नर अगर किसी तरह का न्यायिक प्रश्न पर सवाल आता है जहां बिल्कुल लॉ की जानकारी महत्वपूर्ण हो जाती है, तो वो ऐसे पॉइंट, ऐसी अनिश्चितता को दूर करने के लिए, स्पष्टीकरण मांगने के लिए उस कंडीशन को उच्च न्यायालय को रेफर कर सकता है, हाई कोर्ट को रेफर कर सकता है। इस अधिनियम के अनुसार किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भी देय धनराशि भू राजस्व की भांति वसूली जा सकती है, जैसे कि लैंड रिवेन्यू की वसूली की जाती है। कोई भी अभियोजन बिना प्रतिकर आयुक्त की आज्ञा या सहमति के प्रारंभ नहीं किया जा सकता। किसी तरह का प्रोसिक्यूशन बिना प्रतिकर आयुक्त की, कंपनसेशन कमिश्नर की सहमति के शुरू नहीं किया जा सकता। फिर है अभियोजक को अधिनियमों के नियमों का पालन ना करने पर उसे दंडित करने का अधिकार का भी प्रयोग आयुक्त को प्राप्त है। अगर उसके बताए गए नियमों का या उसके दिए गए आदेशों का पालन नहीं किया जा सकता है तो वो दंड भी उसे देने की शक्ति प्राप्त है। धारा 28 कर्मकारों और नियोजकों के बीच प्रतिकर के भुगतान के संबंध में किए गए करार यहाँ समझौते से करारों को आयुक्त के यहाँ पंजीकृत कराना आवश्यक बनाती है। वो उसे रिकॉर्ड और पंजीकृत करेगा। यानी कि अगर कोई किसी तरह का क्षति को लेकर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज होता है, समझौता होता है, तो उस समझौते को रजिस्टर्ड कराना, कंपनसेशन कमिश्नर के समक्ष रजिस्टर्ड कराना कंपलसरी है। आयुक्त को सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पुनरीक्षण की भी शक्ति प्राप्त है। यानी कि उस कंपनसेशन को पालन, उस कॉम्प्रोमाइज को, उस समझौते का पालन किया जा रहा है या नहीं, इसका रिव्यू करना की भी शक्ति आयुक्त को, कमिश्नर को प्राप्त है। प्राणघातक दुर्घटनाओं की दशा में अतिरिक्त धनराशि एक निश्चित समय के भीतर जमा कराने की आयुक्त को शक्ति प्राप्त है। यानी कि जो दिया गया समय होगा आयुक्त के द्वारा या नियमों के अनुसार जो दिया गया समय होगा, जिस समय के अंतर कंपनसेशन प्रदान किया जाना है, उसकी वसूली की भी शक्ति आयुक्त को प्राप्त है। जिस दिन प्रतिकर देय होता है उस तिथि के बाद प्रतिकर भुगतान की तिथि के बीच के लिए देय राशि पर 12% ब्याज भी दिलाने का अधिकार आयुक्त को प्राप्त है। यानी कि जो तिथि, जो समय दिया हुआ होता है, जिसके अंदर किसी भी एम्प्लॉयर को कंपनसेशन प्रोवाइड करना है अपने एम्प्लॉय को, अगर उस टाइम पीरियड में, गिवन टाइम पीरियड में कंपनसेशन प्रोवाइड नहीं किया जाता है तो उससे जितने दिन ऊपर हो जाते हैं तो उस पर 12% के हिसाब से ब्याज भी दिलाने का अधिकार आयुक्त को प्राप्त है। अब मामलों को निपटाने के लिए समय सीमा, अधिनियम की धारा 25 का में यह प्रावधान किया गया है कि आयुक्त निर्देश की तारीख से 3 माह की अवधि के भीतर इस अधिनियम के अधीन प्रतिकर से संबंधित मामलों को निपटाएगा तथा कर्मचारी को कथित कालावधि के भीतर उसके विनिश्चय की सूचना देगा। यानी कि इस अधिनियम के अनुसार आयुक्त को निर्देश की तारीख के 3 माह के भीतर इस अधिनियम में प्रतिकर कंपनसेशन प्रोवाइड कराने की शक्ति प्राप्त है। 3 माह के भीतर प्रोवाइड कराना कंपलसरी होता है। फिर है अपील। धारा 30 में आयुक्त के निम्न आदेशों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। यानी कि जैसे कि हमने बात की थी, प्रतिकर आयुक्त के पास या तो अपील की जा सकती है या फिर सिविल न्यायालय में, लेकिन इन दोनों में से किसी एक जगह पर इन दोनों के फैसलों के विरुद्ध आपस में ही एक दूसरे के पास अपील नहीं की जा सकती। पर
इन दोनों से हटकर उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। किसी भी आदेश के विरुद्ध अगर लगता है कि पक्षकार के पक्ष में नहीं है तो वो पक्षकार, चाहे वो कर्मचारी हो या नियोजक, इनके आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। कोई पक्षकार, चाहे वो कर्मचारी या नियोजक हो, यदि महसूस करता है कि आयुक्त का आदेश दोषपूर्ण तथा न्याय रहित है तो उसकी अपील आगे कर सकता है, जिसमें धारा 4(1) के अधीन किसी सस्ती, पेनाल्टी या ब्याज देने का आदेश, अगर उसे लगता है ये ब्याज देने का आदेश गलत है या ज़्यादा ब्याज इम्पोज किया जा रहा है तो उसके विरुद्ध वो हाईकोर्ट में अपील कर सकता है। अर्धमासिक संदाय के विमोचन को अनुज्ञात करने से इनकार करने वाला आदेश, यानी कि परमिटेड, अनुज्ञात होता है परमिटेड करने से इनकार करने वाला आदेश। किसी क्षतिपूर्ति की राशि के किसी दावे को अस्वीकृति संबंधी आदेश। फिर है किसी समझौते के पंजीकरण को इनकार करने का आदेश। इसके आगे अपील कहाँ की जाएगी? प्रतिकर आयुक्त के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, जिसका निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा। उच्च न्यायालय को अपनी अधिकारिता में स्थित अधिकरणों एवं पर्यवेक्षण की शक्ति प्राप्त है। इसके अधीन हस्तक्षेप की परिधि अब सुस्थिर है, लेकिन पर्यवेक्षण की शक्ति का प्रयोग करते समय न्यायालय अपील न्यायालय के रूप में निहित शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। अपील करने के लिए निम्न शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहला है, अपील में देय धनराशि के संबंध में आयुक्त द्वारा आदेश दिया जा चुका है, यानी कि अगर धनराशि का आदेश आयुक्त द्वारा दिया जा चुका है उसी कंडीशन में अपील की जा सकती है, इससे पहले नहीं की जा सकती। आदेश के अंतर्गत देय धनराशि 300 रुपये से कम नहीं है, 300 रुपये से अधिक की धनराशि पर ही अपील की जा सकती है। तीसरा, अपील के साथ प्रतिकर आयुक्त द्वारा दिया गया एक प्रमाण पत्र संलग्न होना जरूरी है। चौथा है, पक्षकार आयुक्त के निर्णय को मानने के लिए सहमत नहीं हुए हैं। तो लास्ट कंडीशन तो यही है जिसके विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में की जाती है। फिर आगे है अपील करने का समय। आयुक्त के आदेश के विरुद्ध अपील 60 दिनों में की जा सकेगी, यानी कि 60 दिनों के अंदर उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। 60 दिनों की यह अवधि उसी दिन से मानी जाएगी जिस दिन प्रतिकर अधिकारी ने अपना आदेश दिया है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि प्रतिकर आयुक्त के आदेश के विरुद्ध अपील आदेश दिए जाने के 60 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में की जा सकती है। उक्त धारा नियोजक को भी समान अपील करने का अधिकार देती है, यानी कि यही सेम कंडीशंस एम्प्लॉयर के लिए भी लागू हैं, यानी कि एम्प्लॉयर भी 60 दिनों के अंदर उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। अपील के प्रभावी ढंग से न्याय निर्णय के लिए आयुक्त की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती, क्योंकि इस मामले में उसका कोई व्यक्तिगत हित या अधिकार निहित नहीं होता है। फिर है सरकार के नियम बनाने के अधिकार। केंद्रीय सरकार के अधिकार। केंद्रीय सरकार के मुख्य अधिकार निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला, तृतीय अनुसूची के भाग 7 में निर्दिष्ट नियोजन में और नियोजनों को भी सम्मिलित करने का अधिकार केंद्रीय सरकार को प्राप्त है, लेकिन केंद्र सरकार के लिए यह आवश्यक है कि इसके लिए 3 माह पूर्व ही राजपत्र में अधिसूचना जारी करे। इस अधिनियम के अनुसार देय धनराशि के विदेशों या दूसरे राज्यों में स्थानांतरण के संबंध में अधिसूचना द्वारा केंद्रीय सरकार नियम की घोषणा कर सकती है, यानी कि किसी भी तरह के नियम में संशोधन को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को 3 माह पूर्व अग्रिम सूचना देनी पड़ेगी। इंडस्ट्रीज को 3 माह पूर्व ही अग्रिम सूचना देनी पड़ेगी, उसके बाद ये इंप्लीमेंट किए जाते हैं। फिर है केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को संसद के समक्ष रखा जाना। धारा 36 के स्थानांतरण विषयक नियमों को संसद के समक्ष रखना आवश्यक बनाती है। इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए जाने वाले किसी भी नियम की सूचना यथाशीघ्र संसद के पटल पर रख दी जाएगी। राज्य सरकार का नियम बनाने का अधिकार। अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य सरकार को निम्नलिखित नियम बनाने का अधिकार है। पहला, आयुक्तों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को निर्धारित करना। एक आयुक्त के मामले को दूसरे आयुक्त के पास स्थानांतरण करना। और तीसरा, धनराशि के वितरण की प्रणाली को निर्धारित करना। तो आज के लेक्चर में हमारा इतना ही। 1 अप्रैल हम इसको इस मंथ कंप्लीट कर लेंगे। इसमें अकाउंट्स हमारा रह जाएगा और सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा, इन दोनों ही टॉपिक्स को हम इस मंथ कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद 1 अप्रैल से हम मॉक टेस्ट अपने चैनल पर शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आपको मिनिमम 10 मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। अल्टरनेट डे पर एक दिन गैप करके आपको एक टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। फुल लेंथ टेस्ट होगा, जैसे कि यूपीएससी कंडक्ट कराती है ईपीएफओ एग्जाम के लिए 120 क्वेश्चंस, आपको फुल लेंथ टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे।
इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जाकर सारी डिटेल देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।